Hello students, welcome to all of you on my channel. This is Respiration in Organism, chapter number 10, class 7 Science, and from NCRT. One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who are coming in the town after a year. एक दिन बूझो बहुत वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, वो आर कमिंग इन टू दी टाउन, और वो उनको रिसीव करने के लिए बस स्टॉप पे भी जाना चाहता था. ही रेन फास्ट एंड रीच टू द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स. वो भाग कर गया और थोड़ी देर में ही बस स्टॉप पर पहुंच गया. ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली. द मेन पॉइंट इज फ्रॉम स्टार्ट हेयर ही ब्रीथ रैपिडली. दैट्स मीन कि उसको ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ रहा था. हिज ग्रैंड पेरेंट्स आस्क्ड हिम व्हाई ही इज ब्रीथिंग सो फास्ट कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी पूछा कि इतनी तेज सांस क्यों ले रहे हो. तो बूझो टोल्ड हिम ही केम रनिंग ऑल द वे. बट बूझो के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज कर गया कि जब भी मैं फास्ट दौड़ रहा हूँ तो मुझे सांस क्यों चढ़ रहा है. ओके, तो मैं फास्ट जब भी मैं तेज़ दौड़ रहा हूँ तो मुझे सांस क्यों चढ़ रहा है. बूझो क्वेश्चन लाइज इन टू अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ. तो हम सांस क्यों लेते हैं उसके बारे में. तो ये पूरा चैप्टर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है कि हम सांस लेते हैं, हमारे सांस लेने में प्रोसेस कौन सा होता है, एरोबिक होता है, एनएरोबिक होता है, एनिमल्स सांस कैसे लेते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस हो गई तो वो सांस कैसे लेते हैं, ऐसे ही प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट्स के रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में भी पूरा बताया हुआ है. Why do we respire? In chapter 2, you learn that all the organisms are need a small microscopic unit called cell. आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा कि सेल के बारे में समझाया हुआ है. अब सेल के बारे में क्या समझाया हुआ है कि चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल के बने होते हैं, और सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, जैसा कि इस डायग्राम में भी समझाता हूँ कि एक सेल है, ठीक, उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है. तो ये एक सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल हैं. ओके, हर एक के अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है. तो ये हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था. उसके बाद द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये भी क्लियर है कि सेल जो है वो एक तरह से स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है और एक फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑर्गेनिज्म. फॉर ईच सेल एंड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट. तो ये सेल्स का ही काम होता है एक तरह से, जो सेल्स मिलके बनते हैं, कि न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीशन है. न्यूट्रिशन हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा है, एक्सक्रीशन एंड द रिप्रोडक्शन. तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो उस ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू होते हैं. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन. टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी. तो ये सारे फंक्शन करने के लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ये सारे फंक्शन करने के लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और वो एनर्जी आती कहाँ से है. वो एनर्जी आती है, जैसा कि हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल जो सेकेंड चैप्टर था उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है. अगर आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो वीडियो पढ़नी हो तो आप 7 प्ले लिस्ट में जाके 7th क्लास की वो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा. तो उसी से पता चलेगा कि ये एनर्जी आई कैसे. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विले होते हैं, विले होते हैं. तो विले क्या करती है कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं. वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, फूड में से जो फूड कंटेंट मटेरियल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के एवरी पार्ट्स तक पहुँचाते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन. ये पूरा सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लीज़ सेकंड चैप्टर को देखें, तो उससे आपका ये वाला टॉपिक क्लियर होगा कि सेल नीड्स एनर्जी. इवन इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग. तो हम स्लीप करते हैं, ईट करते हैं या रीड करते हैं, वी रिक्वायर एनर्जी. तो हर चीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. और एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी. आपने जो रिएक्शन देखी थी उसमें सेकेंड यूनिट में, वो भी एक बार दोबारा से भी समझाऊंगा इसमें. तो वी रिक्वायर एनर्जी, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम. कैन वी से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू दैट यू शुड ईट रेगुलरली. सीधा सा है कि आप लोग फूड खाते रहेंगे तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी, इसलिए योर पेरेंट्स आर इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, उस एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं. देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड. सीधा से एक इफेक्ट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं किसके लिए, टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, यू नो द एयर कंटेन ऑक्सीजन. ओके, तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के बाद क्या होगा, सेल, हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी ब्रीदिंग के थ्रू, और वहाँ पे एक तरह से जो बोलते हैं वो ब्रेक डाउन होगा. ठीक, एनर्जी जो रिएक्शन होगी उसके कारण, ब्रेकडाउन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होगी. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो इनहेल होता है, इनहेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनहेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है. जब इनहेल करते हैं तो
सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है। जब एक्सहेल करेंगे तो, जब सांस छोड़ेंगे तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। जब इनहेल होता है, इनहेलेशन होता है तो आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम। जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो जो रिएक्शन होती है उसके अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करके और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके जो रिलीज़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, so you know that the air contain oxygen, we breathe out air which is rich in carbon dioxide. तो जितनी एयर होती है रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल करते हैं वो करती है ऑक्सीजन को कंटेन। ऑल एयर वी ब्रीथ इन 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 इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो सब बॉडी के हर पार्ट्स पे पहुंचती है। अल्टीमेटली टू ईच सेल इन द सेल, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। तो ऑक्सीजन जो होती है वो ब्रेक डाउन, फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो फूड का ब्रेक डाउन होगा उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इस पूरे पहले के अंदर क्या है कि हमने एक तरह से इनहेल किया तो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। जो इनहेल करते हैं तो उसके थ्रू जो ऑक्सीजन होती है वो बॉडी के हर पार्ट्स पे पहुंचती है और हर सेल्स के पास पहुंचती है। तो सेल्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है इन द एयर हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, मतलब जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब किया था स्मॉल इंटेस्टाइन से और ब्लड वेसल्स के थ्रू एवरी पार्ट्स पे पहुंचा था, वो क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी, जो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड हुआ उसके कारण जो एनर्जी रिलीज हुई, तो ये एनर्जी यूटिलाइज होती है बॉडी के हर फंक्शन के लिए। तो दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब बॉडी के हर सेल में, मतलब ऑर्गेनिज्म के हर सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो ये हर एक के अंदर होता है। ओके, इसके बाद आते हैं इन द सेल द फूड ग्लूकोज, याद रखना ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग दी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन हुआ। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जो ऑक्सीजन होती है O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होगा वो होगा एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा वो होगा एनएरोबिक। तो ये क्या होगा, एरोबिक। द फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन क्या हुआ, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक रिएक्शन दिखाई हुई है। इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दिखा हुआ है, ये एक पूरी रिएक्शन है। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस में ब्रेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर एंड प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब यीस्ट जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव कर जाती है। तो ये क्या हुई, एनएरोब हुई। मतलब जो जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो क्या होगा, एनारोब्स होंगे। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल। दैट्स मीन जो वाइन बनती है या अल्कोहल कंटेंट बनते हैं वो किसके फर्मेंटेशन के थ्रू होते हैं, यीस्ट की फर्मेंटेशन के थ्रू। यीस्ट की फर्मेंटेशन होगी उसके बाद ही ये चीज़ें बनेंगी। तो इस पूरे पैराग्राफ्स में क्या था कि एक जो ब्रेकडाउन होता है वो विद द हेल्प ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उसको बोलते हैं एरोबिक। और एक होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो वो क्या होता है, एनारोबिक। और ये पूरी रिएक्शन दिखाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू एरोबिक। एरोबिक के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेकडाउन होगा। और यीस्ट होती है, यीस्ट क्या होती है, एक एनएरोब है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर में सर्वाइव कर जाती है। ठीक, तो ये क्या होगा, दे कैन कॉल्ड द एनारोब। और इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लूकोज होता है वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, एंड नंबर 2 इसमें सिर्फ ये अल्कोहल और यहाँ पे वाटर का हेर फेर है। ओके, तो ये यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर की जगह पे अल्कोहल है। ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये होती है एनारोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन, और ये होगा
एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो इन द एब्सेंस क्या होगा, इन द प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ये एनारोबिक है। एरोबिक के जो एग्जांपल्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। एनारोबिक का एग्जांपल क्या होगा, यीस्ट होगा। ओके, या तो यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यील्ड अल्कोहल, ये पूरे प्रोसेस के अंदर अल्कोहल यील्ड करते हैं। दे आर देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग वाइन एंड बियर। ओके, तो ये वाइन एंड बियर बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है। उसके बाद ऑन आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, जो हमारी मसल्स होती हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं, बट कब करती हैं, जब हम काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई डिमांड शॉर्टेज पड़ जाती है, मतलब एक्सरसाइज करते टाइम ऑक्सीजन की डिमांड जो बॉडी की होती है वो कम पड़ जाती है, तो क्या होता है, उसके कारण एनारोबिक रिएक्शन शुरू होता है और उसके कारण लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ओके, इसको आगे पढ़ते हैं। बट ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज ए टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड फास्ट रनिंग। ओके, या फिर साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जिसमें मतलब एकदम से एनर्जी की रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ जाती है, और ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, टेम्परेरी डेफिशिएंसी होगी उसकी। टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए डेफिशिएंसी मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। फॉर दी मैनी आवर्स एंड द हैवी वेट लिफ्टिंग द डिमांड ऑफ द एनर्जी इज हाई, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। ओके, क्लियर हुआ। जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है टू प्रोड्यूस द एनर्जी वो कम है, इज लिमिटेड। देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा मसल्स के अंदर। तो इस पैरे को एक बार दोबारा से समझाता हूँ कि हमारी मसल्स जो होती हैं वो कभी कभार एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। कब होती है, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, काफ़ी घंटों तक वेट लिफ्टिंग करना, मतलब काफ़ी घंटों तक एक्सरसाइज करना। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई बट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। तो उसके कारण क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा मसल सेल्स के अंदर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। उसका मेन रीज़न क्या हुआ, ये देखिए, ये है, ये एक रनिंग करता हुआ बंदा दिखाया हुआ है जिसके मतलब कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। तो लास्ट में प्रोड्यूस क्या हुआ यहाँ पे, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, हमारी मसल्स क्या करेंगी, वो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी। तो लैक्टिक एसिड के कारण क्या होगा, इस लैक्टिक एसिड के कारण हमारे क्रैम्प्स आएंगे। क्रैम्प्स क्या, कई बार पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा या फिर कुछ क्रैम्प्स आएंगे। अब क्रैम्प्स में क्या कहते हैं कि गर्म पानी की बात लेनी चाहिए, गर्म पानी की बात लेनी चाहिए। तो क्या होगा, गर्म पानी के कारण जो वो होंगे सेल्स होंगे वो नरम पड़ेंगे और मसल्स नरम पड़ेंगी और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई होती जाएगी तो ये लैक्टिक एसिड दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और दोबारा से वो ठीक हो जाएगा। तो ये पूरा है कि ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये पूरा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प। ओके, जो मैं अभी समझा रहा था तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे कि मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं आफ्टर द हैवी एक्सरसाइज। द क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। जब भी मसल्स एनारोबिक क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसके कारण लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ओके, पार्शियल ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज का होगा वो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल क्रैम्प्स। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। जब भी हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं, मसाज लेते हैं आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, तो हमारे पैर का दर्द, जो क्रैम्प्स आते हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। यू कैन गेस वाइट सो। हॉट वाटर बात क्या करता है कि मसल्स जो मसाज होती है वो इम्प्रूव करती है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो क्या होगा, वहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, जो कंप्लीट ऑक्सीजन इनकम्प्लीट ऑक्सीजन के कारण लैक्टिक एसिड बना था वहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो इस पैरे को मैं एक बार और दोबारा समझा देता हूँ कि क्रैम्प हुआ, क्रैम्प का कारण क्या था, एनारोबिक रेस्पिरेशन था। एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो क्या हुआ, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए हॉट बाथ लिया जाता है, हॉट वाटर बाथ या मसाज ली जाती है। इस मसाज से क्या होगा, ये मसल्स में इंप्रूव करेगी ब्लड सर्कुलेशन को।
तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई इंप्रूव होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई इंप्रूव होगी तो क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो ये पूरा हुआ रेस्पिरेशन इन जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं,